नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी सरगर्मियों की। कहां की चुनावी मैदान में फिल्मी किरदारों की हो गई है एंट्री, और साथ ही महादेव ऐप ने कैसे बढ़ा दी है भूपेश बघेल की मुश्किल। 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने, ये देश की 80 करोड़ गरीब जनता को अगले 5 सालों तक और पहुंचाया जाएगा। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये ऐलान काफी बड़ा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के मतदान से ठीक 3 दिन पहले बीजेपी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैंने निश्चय कर लिया है। शुक्रवार को मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब बीजेपी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दुर्ग की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी पीएम को पानी पी पी कर गालियां देती है। कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा लंबा कर दिया है बस। पीएम मोदी ने किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया और कहा कि 25 दिसंबर को धान खरीद का बोनस दे दिया जाएगा। गरीबों को मुफ्त राशन वो योजना है जिसका बीजेपी को हर चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अगले 5 साल तक के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का फैसला किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को जरूर फायदा होगा। दुर्ग में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने तब 5 किलो मुफ्त राशन देने का फैसला किया था। ये राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन कोटे के अतिरिक्त है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर सियासी घमासान तेज है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग में हुए अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा। इस पूरे मामले पर हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री ने चुनावी प्रचार में सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। दरअसल ईडी ने एक दिन पहले बयान जारी किया था कि 2 नवंबर को पकड़े गए 5 करोड़ 39 लाख नकद रुपए उन 508 करोड़ रुपए का हिस्सा थे जो उसके हिसाब से महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंडिंग के वास्ते भेजे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें एक टिप मिला कि काफ़ी सारे कैश का कंसाइनमेंट जो है वो इलेक्शन का समय है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया है, और उसको एक व्यक्ति जो है वाहक, यानी जिसको कुरियर कहते हैं हम लोग, वो व्यक्ति कुरियर बॉय
नाम उसका असीम दास है और वो पैसा दुबई से लेकर के आया था। प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी और विपक्ष के अन्य नेता भी इस मामले पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रमुख अमित जोगी ने ईडी से शिकायत की। अमित जोगी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री से 508 करोड़ रुपए जब्त किए जाएं, उनकी और उनके सहयोगियों की संपत्ति कुर्क हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। दुबई में बैठे शुभम सोनी ने मेल में भूपेश बघेल को फंडिंग की बात स्वीकार की। शुभम सोनी छत्तीसगढ़ निवासी है। दुबई में बैठकर शुभम हवाला से फंड इधर से उधर करता है। सुपेला थाने में पदस्थ आरक्षक भीम सिंह यादव भी गिरफ्तार। इतना ही नहीं, भीम सिंह यादव को लेकर भी लगातार शिकायतें हो रही थी और कहा जा रहा था कि इसकी संलिप्तता है। इस बीच भीम सिंह यादव 3 बार दुबई जाता है, लेकिन दुर्ग पुलिस या छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। विपक्षी हमले भले तेज हो गए हों, पर महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी के सूत्रों के अनुसार अभी और लोग भी पकड़े जा सकते हैं। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जुड़ने के बाद उनकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इससे चुनाव में उन्हें नुकसान होता है या लोगों की सहानुभूति मिलती है। रायपुर से सहयोगी नीलेश त्रिपाठी के साथ कैमरा पर्सन प्रवीण साहू, जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से अपना पर्चा भर दिया है। इस विधानसभा क्षेत्र से उनका 10वां नामांकन है। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत झालावाड़ से सांसद हैं। दुष्यंत का भाषण सुनकर उन्होंने पहले कहा था कि अब वो रिटायर हो सकती हैं, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो चुनावों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ से अपना नामांकन भरा। झालावाड़ से ये उनका 10वां नामांकन है और 34 साल से यहाँ या तो वो सांसद या विधायक रही हैं। साथ ही शुक्रवार को सभा में मजाक में कही बात कि दुष्यंत उनका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको देख के वो रिटायर हो सकती है को उन्होंने आज साफ करते हुए कहा, रिटायर होने का सवाल ही नहीं है। कल जो कुछ भी कहा पुत्र दुष्यंत के भाषण को देख के वो बात परिवार में कही गई थी। झालावाड़ के परिवार ने इतना अच्छा दुष्यंत को ट्रेन कर दिया है कि अब मेरी जरूरत क्या है, पर मैं थोड़ी जा रही हूँ कहीं, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। मैं जब तक है तब तक रहूंगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का ये चुनाव कुछ अलग है। पिछली 2 चुनावों में वो मुख्यमंत्री का चेहरा थी, लेकिन इस बार पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है और उनके चेहरे पे पार्टी जो है चुनाव नहीं लड़ रही है। कमल के फूल के चेहरे पे पार्टी लड़ रही है, इसलिए उनके लिए ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, कांग्रेस की सरकार को हराने का उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, लेकिन साथ साथ खुद अपनी पार्टी में अपनी साख भी उनको बना के रखना है। लेकिन वसुंधरा राजे को साथ लेकर भाजपा को चलना ही पड़ेगा, ये पार्टी की बदली हुई रणनीति में झलकती है। दूसरी और तीसरी लिस्ट में वसुंधरा समर्थकों को जगह मिली है और वसुंधरा राजे के नामांकन के लिए राजस्थान पार्टी इंचार्ज प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। झालावाड़ से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले एनडीटीवी ने सीएसडीएस के साथ लोकनीति ओपिनियन पोल करवाया है। राजस्थान में जनता किसे सीएम बनते देखना चाहती है, तो इस पोल के मुताबिक 27% लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, 14% लोग वसुंधरा राजे को, 9% सचिन पायलट को और 6% गजेंद्र सिंह शेखावत को। सड़क, बिजली, पानी, विकास ये हमेशा से चुनावी मुद्दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो खास तौर से। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में एक दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा हो रही है, फिल्मी किरदारों की। इन्हीं किरदारों का नाम लेकर नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। फिल्म शोले के कैरेक्टर की काफी चर्चा है, जिससे मामला गर्मा भी रहा है और मजेदार भी हो रहा है। मध्य प्रदेश से हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार फिल्मी हो चला है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव की खबरें आईं तो प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें जय वीरू की जोड़ी बताया, जिसे लेकर बीजेपी पहले हमलावर हुई तो फिर बैकफुट पर आ गई। वो जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से हैं। उसके बाद गब्बर से लेकर ठाकुर और बसंती तक की चर्चा होने लगी। बीजेपी को टॉपिक मिला तो कांग्रेस ने भी मौका नहीं छोड़ा। मैंने पहले भी कहा था, किसी मित्र ने मुझे पूछा, पत्रकार मित्र ने, कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, तो मैंने कहा आपने शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। उधर बीजेपी ने जय वीरू के फिल्मी किरदारों के बहाने मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें और कांग्रेस को चोर लुटेरे बता दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जय वीरू को घोषित चोर बताया, कहा कि अगर उन्हें चोर पसंद है तो जनता जवाब देगी। श्रीमान कमलनाथ जी को जो मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में और श्रीमान बंटा ढार जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लाए थे, अगर उन्हें ये पसंद है कि हम चोर हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है आप क्या हैं। लेकिन शोले फिल्म के किरदारों की आड़ में नरेंद्र सिंह तोमर का बयान बीजेपी को बैकफुट पर ले आया, क्योंकि तोमर ने खुद और शिवराज सिंह चौहान की तुलना जय वीरू की जोड़ी से कर दी। बहनों भाइयों भांजे भाइयों सबको राम राम। अब बारी शिवराज सिंह चौहान की थी। उन्होंने दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी को मेरे अपने फिल्म की श्याम और छेनू की जोड़ी बना दिया। वो जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। दिग्विजय ने बीजेपी की तुलना गब्बर से की तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मजबूरी के जय वीरू बता दिया। मुद्दे वो नहीं है जय वीरू के और गब्बर सिंह के। मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल में लोग त्रस्त हैं। इनकी बेईमानी, इनकी झूठ, इनका भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारों को रोजगार नहीं। उनका पुराने जय वीरू मतलब प्रामाणिक दोस्त, मजबूरी के जय वीरू नहीं। क्लियर, हम सभी मोर्चा के समय के साथी हैं, गर्व है हमें उन साथी। जय वीरू, गब्बर और ठाकुर के जिक्र से लोगों को बसंती का किरदार अदा करने वाली अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी पर नरोत्तम मिश्रा का हालिया बयान भी याद आया। मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। मध्य प्रदेश की राजनीति भी गजब है। यहाँ पर नेताओं के बयानों का ग्राफ लगातार दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। पहले कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स, फिर जय वीरू की एंट्री, हेमा मालिनी तक टिप्पणी कर दी गई। लेकिन नेताओं को ये सोचना होगा कि अगर वो खुद इस तरह के बयान देते हैं तो जनता पर इसका किस तरीके का असर पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश के नेताओं को अब सोचने की ज़रूरत है कि उनको अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। हालांकि ये जो सारे बयान हैं जिस पे चुनावी हमले हो रहे हैं, इस पर नेताओं को एक बार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गौर करना होगा ज़रूर। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। यही है चुनावों के रंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में मिजोरम में भी चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। आप देख रहे हैं हमारा भारत। मिजोरम में भी चुनावी माहौल जम रहा है। हालांकि मिजोरम में आमतौर पर कांग्रेस पार्टी और जोरामथांगा की मिजो नेशनल फ्रंट के बीच सीधी टक्कर रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तिकोनी है। MNF, कांग्रेस और जोराम्स पीपल मूवमेंट के बीच बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। इस बार बड़े ऐलानों और उसके बड़े नेताओं की सभाओं के जरिए। मिजोरम के लेंगपुई से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अलसाया सा शहर लेंगपुई मिजोरम की राजधानी आइजॉल से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आड़ी तिरछी सड़कों पर 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है यहाँ पहुँचने में। लेकिन इस बार यहाँ रोमांच है। ये उन 18 सीटों में से एक है जहाँ बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है।
मिजोरम में हमेशा सत्ता कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच अदल बदल हुई है, मगर इस बार जो चुनाव हैं वो बहुत दिलचस्प है। कैरम के इस खेल की तरह, जहां पे कि 4 कॉर्नर हैं और 4 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस, MNF, ZPM और बीजेपी, और बहुत सारे ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं जहां पे कि जम के लड़ाई हो रही है और जो नतीजा है वो भी बहुत दिलचस्प हो सकता है। 27 साल के डोंगलियानी लेंगपुई किराने की दुकान चलाती है। वो ग्रेजुएट है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। मिजोरम में बेरोजगारी का दर लगभग 12% है, देश की औसत से ज़्यादा। मुझे लगता है कि लोग बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ विकास पर्याप्त नहीं है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा, उनको राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। MNF and Congress have 50-50. हमको अब भी लगता है कि कांग्रेस और MNF के 50-50 चांस हैं और ZPM और बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और MNF मिजोरम की पुरानी पार्टियां हैं। हो सकता है कि पुराने लोग अब भी पुराने दलों के साथ हो, सत्तारूढ़ MNF और कांग्रेस के समर्थन में हो, लेकिन मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल की तरह अपने पहले चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM की बदलाव की अपील नौजवान वोटरों में काम कर सकती है। 2018 के चुनाव में जोरामथंगा की अगुवाई वाली MNF सत्ता में आई। उसे 40 में से 27 सीटें मिली और 30% से भी ज़्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 30% वोट मिले, जबकि निर्दलीयों को समर्थन करने वाली ZPM को 24% वोट मिले। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली और 8% वोट मिला। चुनाव पंडितों का कहना है कि माहौल ऐसा है कि वोट शेयर में ज़रा सा भी बदलाव नतीजों में अहम बदलाव ला सकता है। मिजोरम के लेंगपुई से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। और मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है, ऐसे में उसे इस बार कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।